यूकेपीएससी प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का MCQ पार्ट नंबर 2। तो इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 जिसे हम NKC 2005 नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के नाम से जानते हैं, इस पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 25 तक कुल 25 महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व कर चुके हैं। वो हमने प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर दिया है और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 26 से प्रश्न संख्या 50 तक 25 महत्वपूर्ण MCQ। तो आइए साहब स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न संख्या 26, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक थी। ऑप्शन नंबर 1 है सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। ऑप्शन बी सभी स्कूलों को निजीकरण करना, सभी स्कूलों का निजीकरण करना होना चाहिए। ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में सुधार करना और ऑप्शन डी प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना। तो देखिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले प्रश्न का स्वयं उत्तर देने की कोशिश करें और जो 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसका भी आप स्वमूल्यांकन करें। तो साहब यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से जो एक थी, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा में सुधार करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि हमने नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर एक हमने प्लेलिस्ट में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे डिटेल में नोट्स हैं। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा, तो वहां पर यह पूरा मेंशन है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो कार्यकाल था आप लोगों ने इसका सही उत्तर समझ लिया होगा, यह है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। लेकिन बाद में इसको 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि पहले 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक इसका कार्यकाल 3 वर्ष का ही था, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2009 तक। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 से 2008 3 वर्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी भारत की ज्ञान आधारित व्यवस्था को सशक्त बनाना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न एक हमने पहले डिस्कस किया, यहां पर उद्देश्य कुछ अलग दिए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से यह है सर ऑप्शन नंबर बी, भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार की सिफारिश की थी? तो पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा और ऑप्शन डी है कृषि। तो यहां पर साहब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख रिपोर्ट का नाम क्या है? तो देखिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, एक है भारत ज्ञान की दिशा, ज्ञान आयोग की सिफारिशें, भारत का ज्ञान मार्ग और शिक्षा का सुधार। देखिए इसकी जो प्रमुख रिपोर्ट, वैसे इसने अलग अलग अपनी किस्तों में अपनी रिपोर्टें दी, जो इसका प्रमुख जो रिपोर्ट वास्तव में इसका नाम था वह था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग राष्ट्र को रिपोर्ट या राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन।
लेकिन एक बुक से जहां से हमने इस क्वेश्चन को लिया तो यहाँ पर वह नहीं है ऑप्शन में कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन यह नहीं है, या राष्ट्र को रिपोर्ट वह भी नहीं है। उस बुक में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है भारत ज्ञान की दिशा जहां से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यदि कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो उस पे हमने भी देखा, क्योंकि ज्ञान आयोग की सिफारिशें नहीं है, भारत का ज्ञान मार्ग भी नहीं है, शिक्षा का सुधार भी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच करता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। पहले हम इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा था एमसीक्यू में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं, फिर हम उनमें प्रतिवेदन लगाते हैं आयोग को, बहुत सी चीजें होती हैं, तो किसी बुक में या कहीं ना कहीं से इसका यह सोर्स रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है साहब भारत ज्ञान की दिशा। आप कंफ्यूज मत होना, वैसे जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग राष्ट्र को रिपोर्ट या राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन वह प्रमुख है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न भी कभी आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के बाद किस वर्ष से सिफारिशों पर कार्य शुरू हुआ था? तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने आपको बताया था, लेकिन वहां पे एमसीक्यू नहीं था, यहाँ हमने इसको एमसीक्यू के रूप में भी दिया है। तो ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी है साहब 2009। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ वह 13 जून 2005 को हुआ, और इसने जो अपना सिफारिशों पर जो कार्य करना प्रारंभ किया था, तो वह कार्य करना कब से प्रारंभ किया था साहब? वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 2006 से। ठीक है, कि सिफारिशों पर जो कार्य शुरू हुआ, ठीक है, वह हुआ 2006 से। इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो सिफारिशों पर जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही वो लिया है हमने, जो सिफारिशों पर जो कार्य शुरू हुआ है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान आयोग की जो सिफारिशें थी उस पर कार्य, यानी कि उनको अमल पर कब से लाया जाने लगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी है 2007। देखिए मैं यहाँ पे आपका कंफ्यूज दूर कर दूं, 13 जून 2005 को इसका गठन हुआ, 2006 से तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, उसने कार्य करना प्रारंभ किया था 2006 से, अपनी सिफारिशें देना स्टार्ट करा था भारत सरकार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। ठीक है, लेकिन ज्ञान आयोग के गठन के बाद किस वर्ष से सिफारिशों पर कार्य शुरू हुआ था, यानी कि ज्ञान वर्ष ने अपनी पहली रिपोर्ट 2006 में दी थी, तो उनको अमल में सरकार के द्वारा कब से लाया जाने लगा, यह यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसलिए इसका जो प्रश्न का सही उत्तर है यह है 2007। इसलिए हमको एग्जाम हॉल में प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ने की जरूरत होती है। अब देखिएगा साहब क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सी व्यवस्था को सुधारने का सुझाव दिया था? पहला पुस्तकालय व्यवस्था, दूसरा शिक्षक और छात्र अनुपात, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम संरचना, ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विश्वविद्यालयों में कौन सी व्यवस्था को सुधारने का सुझाव दिया था? तो साहब पुस्तकालय व्यवस्था को भी सही करने के लिए कहा था, शिक्षक और छात्र अनुपात भी प्रॉपर होना चाहिए, पाठ्यक्रम संरचना के लिए भी कहा था। यहां पर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी उपर्युक्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई नीति को प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है साहब शिक्षा का निजीकरण, दूसरा ऑप्शन है साहब शिक्षा का आधुनिकीकरण, तीसरा है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और चौथा है शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण। तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई नीति को प्रस्तावित किया। देखिए आपने इतना डिटेल समझ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को आपने पढ़ा है, तो आप स्वयं से भी थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं। देखिए शिक्षा का निजीकरण हमने कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण भी नहीं था, शिक्षा का आधुनिकीकरण कहा था ना, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है
सूचना क्रांति के जनक जो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। तो शिक्षा का आधुनिकीकरण, डिजिटाइजेशन, इसका डिजिटलीकरण, इस पर बात हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब 33 का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का आधुनिकीकरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यों में कौन सा प्रमुख मुद्दा था? देखिए इसका मतलब और भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख मुद्दा क्या था यह आपसे पूछ लिया है। पहला देखिए डिजिटल शिक्षा, कहीं ना कहीं तो था। दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता, तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा, और चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान। देखिए अब प्रमुख मुद्दा कह लिया, डिजिटल शिक्षा कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन की ओर बोला था। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बहुत बात की थी कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पर भी बात करी थी, वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था, जब आपने इसको पढ़ा होगा डिटेल में, तो मेन था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से होनी चाहिए। देखो डिजिटल शिक्षा कर देंगे, डिजिटलाइजेशन था, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं होगी तो ऐसी डिजिटल शिक्षा से क्या फायदा। सबसे मेन इसमें जो ऑप्शन देखिए आप प्रमुख, क्योंकि एजुकेशन जो होनी चाहिए, हम बार बार बात करते हैं, हर किसी आयोग ने मेनली यही बात करी, क्वालिटी एजुकेशन पर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब शिक्षा की गुणवत्ता। यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमको एग्जाम हॉल में भी हम लोगों को, हमारा एक टेस्ट लेते हैं, हमको परेशान करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस की पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम अपने समझ को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साहब, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री, क्योंकि तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय उनकी इसके गठन में प्रमुख भूमिका रही। करंट के हिसाब से, जैसे करंट में ही डॉक्टर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा प्रणाली की मुख्य समस्याओं के रूप में क्या था? देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो मुख्य समस्याएं उसमें बताई गई थी, तो उसमें मुख्य क्या था? पहला शिक्षक की कमी, दूसरा छात्र शिक्षक अनुपात, और तीसरा संसाधनों की कमी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम स्वयं ही गैस कर सकते हैं। अगर शिक्षक की कमी अगर मान लीजिए सही आंसर है, सपोज ना, तो छात्र शिक्षक अनुपात भी, तो ये भी तो समस्या हो जाएगी। शिक्षक की कमी अगर होगी तो छात्र शिक्षक अनुपात कैसे सही हो सकता है? स्टूडेंट टीचर रेशियो, भाई इसका मतलब शिक्षक कम है तो छात्र अधिक होंगे, शिक्षक कम होंगे, ज्यादा छात्रों पर एक शिक्षक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी तो रही है, अभी भी पूरी नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। हमको एग्जाम हॉल में ऐसे सोचना चाहिए ऑप्शंस पर भी। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में क्या बदलाव सुझाए थे? विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या होना चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन बी फंडिंग में सुधार, फंडिंग का सुधार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षा, और ऑप्शन डी है साहब सभी उपर्युक्त। तो इसका भी बहुत आसान सा आंसर है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने तकनीकी शिक्षा के लिए कौन सा कदम उठाने का सुझाव दिया था? यानी कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए, उसके लिए क्या सजेशन थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के? तो देखिए, पहला निजीकरण, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षा, और ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त। तो देखिएगा साहब यहां पर निजीकरण के लिए बात नहीं करी थी। यहां पर अब आप गलती से सभी उपर्युक्त मत कर देना, एक आदत सी हो जाती ना कितनी बार सभी उपर्युक्त को टिक करने की, हर जगह ये लागू नहीं होता है सभी उपर्युक्त। शिक्षा के निजीकरण पे बात नहीं करी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने।
सरकारी अनुदान पर भी बात नहीं करी थी। टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम आपसे बात करें तो यहाँ पर जो साहब इसका करेक्ट आंसर है यह है ऑनलाइन शिक्षा। टेक्निकल तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए आईसीटी का उपयोग करते हुए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि शिक्षा का डिजिटलाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण था? देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण था? पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। दूसरा, डिजिटल शिक्षा का प्रोत्साहन। ऑप्शन सी, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान। और ऑप्शन डी, सरकारी स्कूलों में सुधार। तो साहब यहां पर आप कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे? शिक्षा का सार्वभौमिकरण भारतीय शिक्षा प्रणाली के समस्त सुधार के लिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण जैसे हम समता के लिए शिक्षा या समानता के लिए शिक्षा कहते हैं कि सभी को शिक्षा मिले, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। डिजिटल शिक्षा का प्रोत्साहन, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान या सरकारी स्कूल में सुधार। तो आप इतना बोलने के बाद, इतना सुनने के बाद समझ गए होंगे कि बेस्ट आप किसको टिक करेंगे। यदि आपने टॉपिक को पढ़ा है तो आपने आसानी से मेरे ख्याल से टिक किया होगा डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस उद्देश्य से भारत के प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था? तो देखिए, उच्च शिक्षा की सुलभता को बढ़ावा देना, कक्षा शिक्षण को सुधारना, विज्ञान और गणित शिक्षा को बढ़ावा देना और कला शिक्षा का विस्तार। तो साहब यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा की सुलभता को बढ़ावा देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किस मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया गया था? तो पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम प्रेजेंट में शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। दूसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। और ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। तो साहब इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किस मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि एनकेसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यों से कौन लाभान्वित हुआ था? ऑप्शन ए, सिर्फ विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी, सिर्फ स्कूल। ऑप्शन सी, सभी शिक्षा संस्थान। और ऑप्शन डी, केवल सरकारी स्कूल। तो साहब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यों से कौन लाभान्वित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षा संस्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए कौन सा प्रस्ताव दिया था? उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या प्रस्ताव दिए थे? देखिए, पहला है शिक्षा का निजीकरण। ऑप्शन बी, सरकारी विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाना। और ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। देखिए, शिक्षा का निजीकरण नहीं था। उच्च शिक्षा के लिए कौन सा प्रस्ताव दिया था? बात हो रही है सरकारी विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से नियंत्रित करना, ये भी नहीं है। देखिए, बार बार हमने बात करी कि क्वालिटी एजुकेशन जो था मेन, तो इसका करेक्ट आंसर है साहब ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 45,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में डिजिटल शिक्षा की दिशा में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है सरकारी स्कूल, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है प्राइवेट स्कूल और ऑप्शन डी है सभी संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब ये है ऑप्शन नंबर डी, सभी संस्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? देखिए दोबारा से, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? पहला, शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी सुधार, दूसरा शिक्षा के मानक का सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा का वैश्वीकरण और ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त। तो साहब शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी सुधार की बात तो की ही थी, यह भी प्रमुख था। शिक्षा के मानकों का सुधार ये भी प्रमुख था। शिक्षा का वैश्वीकरण, क्यों तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी के माध्यम से भी शिक्षा का क्या करना था, गुणवत्ता बढ़ाना था। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपर्युक्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में जहां से भी हमने सोर्स इनको कलेक्ट करने की कोशिश की तो बार बार इसी प्रकार के प्रश्न मिले कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देख रहे हैं आप, वीडियो में देख भी रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न ही ज्यादा आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए पहला है ए, शिक्षा प्रणाली को सुधारना, ऑप्शन बी भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर सी कृषि सुधार, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान में सुधार। तो देखिए साहब अभी तक हम इस प्रकार के प्रश्नों को अलग अलग फॉर्म में कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को सुधारना, भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, कृषि सुधार या विज्ञान में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रणाली में सुधारना। क्यों तो कहीं इसका क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, कहीं पर इसके एमसीक्यू ऐसे दिए गए थे आंसर में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साहब शिक्षा प्रणाली को सुधारना। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा सुझाव दिया गया था? तो देखिएगा ध्यान से, पहला है शिक्षा का निजीकरण, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को सुधारना, ऑप्शन सी छात्रों को अनिवार्य रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ऑप्शन डी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। तो देखिए आप अभी तक जब आपने इतने प्रश्न सॉल्व करे तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा सुझाव? देखिए शिक्षा का निजीकरण, इस पे बात तो नहीं की, और एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को सुधारना, इसको अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, छात्रों को अनिवार्य रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ऐसा तो किसी भी आयोग ने नहीं कहा। विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, देखिए ये भी एलिमिनेशन मेथड से हट जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को सुधारना। जब हम थोड़ा सा सोचें वहां पर विकल्पों के बारे में तो हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, लेकिन हमने टॉपिक को पढ़ा जरूर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस वर्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की? 2006, 2007, 2008, 2009। पूर्व में भी हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है साहब 2009। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न, लेकिन हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य किसके द्वारा निगरानी किया जाता था, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य की निगरानी किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्रालय
या वित्त मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर है साहब स्वयं प्रधानमंत्री क्या करते थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य की निगरानी को करते थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को साहब यहाँ पे डिस्कस किया। तो ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपको इससे हेल्प हो रही है अपनी तैयारी में, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। निरंतर पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।